हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। तो आज हमारा पार्ट 4 है। ध्यान दीजिए, आज हमारा पार्ट कौन सा है? 4 है। इसके पहले हमने यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 3 में हमने क्या चीज़ पढ़ा था? सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है, जितने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे या उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सब सारी चीज़ों को हमने अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो चलिए आज हमारा क्या है? आज हमारा पार्ट 4 है और इसकी टॉपिक को हम देखते हैं, इसका टॉपिक क्या है। तो चलिए आपको हम बताते हैं पार्ट 4 के टॉपिक के बारे में। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है? सूरकोटदा। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? सूरकोटदा। अब देखिए इससे रिलेटेड, ठीक, जितने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए ये गुजरात में स्थित है, यानी कौन? सूरकोटदा। ये सब क्या है? ये सब सभ्यताएं हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है, राइट। अब देखिए अगला पॉइंट है इसकी खुदाई, यानी सूरकोटदा की खुदाई किसने की थी? तो इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1964 में करवाया था। ठीक है, यानी 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने सूरकोटदा की खुदाई करवाया था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ से कलश, ठीक है, सावधान, ध्यान दीजिए, कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी, ठीक, यहाँ से मिले हुए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि घोड़े का अवशेष किससे है, किससे संबंधित है, यानी सूरकोटदा से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए सावधान मीन्स क्या होता है? सावधान मीन्स होता है सावधान, ठीक, इसके मीन्स होता है जोड़े में लाश, या एक तरह से बोले तो अगर इसको नहीं बोलेंगे तो बस अब इससे समझिएगा, यानी डेड बॉडी, उसको बोलते हैं सावधान। ठीक है, ठीक, देखिए ये डेड बॉडी है, सावधान का अर्थ ये होता है डेड बॉडी। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ से छोटे, ठीक है, यहाँ से छोटे यानी लिटिल। अब बताइए बंदरगाह, ठीक, यहाँ से छोटे बंदरगाह मिले हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि बंदरगाह का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हमने 3rd पार्ट में आपको बताया था बंदरगाह का अर्थ, यानी बंदरगाह किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और समझाते हैं अगले पॉइंट्स को। तो देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है? लोथल। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने सूरकोटदा पढ़ा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? लोथल। ध्यान दीजिए, लोथल। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। ठीक, इसकी खुदाई किसने की थी? रंगनाथ राव ने, राइट। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी, ध्यान दीजिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये भोगवा नदी पड़ता कहाँ है? तो ये अहमदाबाद, ध्यान दीजिए, अहमदाबाद। अब ये क्वेश्चन है अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको कि इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने किया था। और कौन सी नदी थी? ये भोगवा नदी थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल। ठीक है, बंदरगाह स्थल मीन्स होता है समुद्री तट, यानी समुद्री तट वो होता है जहाँ पर नाव को रोका जाता है, उसको बोलते हैं बंदरगाह। मैंने कल की वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट हमारा क्या है? पॉइंट्स क्या हैं? यहाँ से गोदीवाड़ा, ठीक, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो लोथल से मिला है। ठीक है, अब देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि गोदीवाड़ा का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोदीवाड़ा का अर्थ होता है जलयानों के ठहरने के स्थान को हम क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा बोलते हैं, राइट।
ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए अगला है, यहाँ फारस की मुहर मिली है। कहाँ फारस की मुहर मिली है, तो लोथल में मिली है। ठीक है, जो विदेशी व्यापार का संकेत, यानी इससे पता लगाया जा सकता था कि लोथल में विदेशी व्यापार होते हैं, वो होते थे। कैसे पता लगाया गया, क्योंकि यहाँ फारस की मुहर यानी मुद्रा मिली थी। ठीक है, इससे पता लगाया गया था कि यहाँ विदेशी व्यापार होते थे। कहाँ, यानी देखिए लोथल में विदेशी व्यापार होते थे। क्लियर, चलिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ से माप तौल, ठीक है, ये तो आप सभी को समझ में आता होगा, माप तौल, ठीक, के सामान भी मिले हैं। जैसे उसको बोलते हैं बाट, बाट समझते हैं ना, जैसे आप कोई भी सामान लेने जाएंगे, कोई भी सामान तो माप तौल से ही मिलती है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से छोटा जो दिशा है ना, दिशा मापक यंत्र, यानी दिशा को मापने का यंत्र भी यहीं से मिला है। कहाँ से, लोथल से ही मिला है। ठीक है, क्या यानी कैसे मिला, जब सभ्यता की खोज हुई ना, तब ये चीजें पता लगी कि यहाँ पे ये चीजें थी। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, यह एक औद्योगिक शहर था। यानी कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ विदेशी मुद्रा मिली थी। वो मुद्रा कहाँ की थी, फारस की थी, और यानी इससे पता लगाया गया कि यहाँ पे व्यापार होते थे, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, औद्योगिक शहर। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस शहर में घर के दरवाजे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये मतलब इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किस सभ्यता में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, तो किस सभ्यता में, यानी लोथल में। ठीक है, ध्यान दीजिए, लोथल में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लोथल ही तो पढ़ रहे हैं ना। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से युगल। अब देखिए युगल का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक, जोड़ा मीन्स क्या होता है, दो। ठीक, प्लस दो होता है। सावधान, सावधान अभी जस्ट मैंने आपको बताया सावधान का अर्थ क्या होता है, डेड बॉडी। ठीक, यहाँ पे होता है डेड बॉडी। देखिए जोड़े में लाश, उसको क्या बोलते हैं, जोड़े में लाश को हम सावधान बोलते हैं। ठीक है, सावधान मिला है जो सती प्रथा, यानी सती प्रथा का साक्ष्य, इसका अर्थ समझ रहे हैं, सती प्रथा का साक्ष्य ये होता है कि जो महिलाएं अपने पति के मृत्यु के समय यानी चिता पे खुद ही अपने को जला देती थी। ठीक है, उनको क्या बोलते थे, उन्हें सती प्रथा कहते थे। तो ये सती प्रथा का साक्ष्य ही लोथल से मिला है। क्यों, क्योंकि जोड़े में लाश मिली थी ना। अब जोड़े में लाश मिली थी, इसलिए अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है सती प्रथा का यहाँ पे सती प्रथा हो रही हो, इसीलिए तो जोड़े में लाश मिली थी। ठीक है, अब देखिए आपको अगले पॉइंट्स पे ले चलते हैं और समझाते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा अगला जो सभ्यता आ गया, ये रंगपुर आ गया। ध्यान दीजिए, रंगपुर। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आप सभी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक, ये कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, और यहाँ से धान की भूसी मिली है। कहाँ से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान की भूसी का जो साक्ष्य है ये कहाँ मिला हमें, ये रंगपुर में मिला है। ठीक है, और रंगपुर कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। क्लियर हो गया, चलिए फिर आपको आगे हम बताते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आता है, क्लियर नहीं होता है, प्लीज़ आज सभी से रिक्वेस्ट है हमारी, उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए कि इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सीधे अपने पॉइंट्स पे हम आते हैं और आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय, नगरी मीन्स क्या, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती
यहाँ पे काटती है तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ध्यान दीजिएगा, अब ये चीज़ आपको बताएंगे कि समकोण क्या होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को तो समकोण के बारे में पता ही होगा, मैथ्स तो आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, अब देखिए, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी, यानी क्लियर। ठीक है, साफ हो जाती थी। देखिए इसका लॉजिक समझिए, यानी समकोण पर काटती थी और जैसे पूरब पश्चिम दिशा में होती थी। ठीक, और जैसे हवा बहता था तो ध्यान दीजिए जो सड़क है ना तुरंत मतलब स्वतः यानी खुद से ही साफ हो जाती थी। कोई व्यक्ति या महिलाएं उसको साफ करने नहीं जाते थे, यानी खुद हवा से ही साफ हो जाती थी। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं और बताते हैं नोट में आपको ये समकोण क्या होता है। ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, राइट, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं हम, उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते थे। और ध्यान दीजिए कि जो यहाँ की सड़क थी ना ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी देखिए ये सड़क हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पहली सड़क हो गई और ये दूसरी सड़क हो गई। ठीक, पहली सड़क और दूसरी सड़क हो गई। ध्यान दीजिए आप लोग, अब देखिए मान लीजिए पहली हो गई, ये दूसरी एक कहाँ पे काट रही है, यहीं पे काट रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको समकोण बोलेंगे। ठीक है, चलिए आपको फिर हम समझा देते हैं कि देखिए ये जो सड़कें थी एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक, अब मान लीजिए एक सड़क ऐसे आ गई, ठीक है, और एक सड़क ऐसे आ गई, और जो यहाँ पे काट रही है ना तो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको समकोण बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पे चलते और समझाते हैं। अब देखिए आगे पॉइंट्स दिया हुआ है हमारा कि नगर नियोजन। ठीक है, अब देखिए नगर नियोजन तथा जल निकासी, नगर नियोजन तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, किसकी, सिंधु सभ्यता की। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। इसकी नालियां समझते होंगे ना, जहां पानी बहता है, ढकी हुई थी यानी दिखाई नहीं दे रही थी, तथा सड़क क्या थी, सड़क सीधी थी, यानी कौन सी सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस अर्थव्यवस्था, अर्थ मीन्स क्या होता है, अर्थ मीन्स पैसा होता है। ठीक है, अर्थ मीन्स धन भी होता है। ठीक, धन, धन कैसे होता है, पैसा। ठीक, अब देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि था। एकमात्र इनका आधार था अर्थ का, यानी धन का एकमात्र आधार क्या था, कृषि था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से होता था। क्यों, क्योंकि यहाँ विदेशों की यानी फारस की यहाँ पे मुहर मिली थी ना, तो इसे अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर विदेशों से भी व्यापार होता था, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है, अब देखिए ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसकी भाषा थी, ठीक, भाव चित्रात्मक थी। ठीक, ध्यान दीजिएगा कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक, अब देखिए भाव चित्रात्मक का अर्थ क्या होता है, क्लियर। अब देखिए इसमें देखते हैं कि मनुष्य के हृदय, ठीक, हृदय के भाव को चित्र में दर्शाया जाता है या अंकित किया जाता है। मान लीजिए कोई भी मनुष्य है, उसके हृदय यानी मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहे थे, मान लीजिए चाहे वो खुशी के हो चाहे वो दुख के हो, ठीक है, वो जो भाव थे ना वो चित्र के द्वारा दर्शाए जाते थे, उसको बोलते थे भाव चित्रात्मक। क्लियर। चलिए अब देखिए जैसे कि मान लीजिए दुख के भाव, ठीक है, दुख के भाव के लिए आंख बना दी जाती थी। ठीक, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसके लिए थोड़ी ना आंख बनाई जाएगी, उसके लिए तो दांत बनाए जाएंगे ना और उसे हंसता हुआ दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दुख के भाव के लिए आंख बनाई जाती थी, आंख का चित्र, ठीक है, आंख बनाकर अब देखिए उससे
आंसू टपकाते थे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, दुख के भाव के लिए आंख बनाकर, आंख के चित्र बनाकर उससे आंसू टपकाते थे। ठीक, तो ये सब क्या, यानी ये क्या दर्शाते थे, ये भाव दर्शाते थे। या भाव किसके, व्यक्ति के, और किस माध्यम से, यानी चित्र बनाकर, चित्र बनाकर, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक कहा गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है पॉइंट्स में कि इनकी समाज, यानी किनकी, सिंधु सभ्यता की समाज जो थी कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी। क्लियर, जो इनके जो समाज थे वो कैसे थे, मात्र सत्तात्मक थे। ठीक है, चलिए आपको अगले नेक्स्ट पेज पे चलते और बताते हैं हम। तो चलिए आपको नोट में बताते हैं, नोट में क्या दिया हुआ है, देखिए मात्र सत्तात्मक का अर्थ। ठीक है, देखिए मात्र सत्तात्मक का अर्थ क्या होता है, मात्र सत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है जिसमें प्रभुत्व और अधिकार, ठीक है, प्रभुत्व और अधिकार किनके पास होता था, तो ये आपको समझना है। तो मुख्यतः रूप से या मुख्य रूप से महिलाओं के पास होता था, इसलिए इसको क्या बोलते थे, मात्र सत्तात्मक समाज कहते थे। ठीक है, चलिए आपको अगले पॉइंट्स हम बताते हैं। जो इनकी लिपि थी कैसी थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। राइट, देखिए इनकी लिपि कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। राइट, चलिए आगे बताते हैं। हड़प्पा लिपि के प्रमाण, ठीक, सबसे ज्यादा चित्र यू आकार के थे। कैसे थे, ये यू आकार के थे। राइट, अब देखिए, तथा मछली के चित्र भी देखने को मिलते थे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं कि हड़प्पा लिपि के प्रमाण सबसे ज़्यादा यू आकार के थे और यहाँ पे मछली के चित्र भी देखने को मिलते थे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, इनके मुहरों पर, ठीक, देखिए इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले, कैसे, एक सींग वाले जानवरों का चित्र मिलता है। राइट, अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है कि मतलब किनके मुहरों पर एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, बताते हैं। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है, केवल एक सींग वाले जानवरों का ही चित्र मिला है। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका मतलब ये होता है ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। कौन से लोग, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग। चलिए आपको आगे बताते हैं हम। इनके अन्य धातु, ठीक है, कौन कौन से थे, सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से ये भली भांति परिचित थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग इसको जानते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ माप तौल के लिए, कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल के लिए न्यूनतम बाट कितने केजी का होता था, 16 केजी यानी 16 किलोग्राम का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। किसके, दशमलव प्रणाली के। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं और बताते हैं। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक, ये लोग युद्ध या तलवार से भी परिचित नहीं थे। पहले लोहे से भी परिचित नहीं थे और दूसरा युद्ध या तलवार से भी परिचित नहीं थे। कहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है हमारा। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन से रंग का प्रयोग, तो लाल रंग का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक, आगे देखिए सिंधुवासी विश्व में, ये ध्यान दीजिएगा, सिंधुवासी विश्व में कपास के क्या थे, प्रथम उत्पादक थे ये लोग।
कि इन्हीं के द्वारा कपास सबसे पहले उगाया गया था। किनके द्वारा? सिंधुवासी, ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन दोनों भी करते थे, लेकिन इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय केवल क्या था? व्यापार था। देखिए, ये लोग कृषि का काम भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य तौर से केवल उनका एक ही सिस्टम या जो भी कह सकते हैं व्यवसाय था, केवल क्या था? व्यापार था। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए, ठीक, क्या खेलते थे? यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर खेलते थे और पासा खेलते थे। ठीक है, अब देखिए, ये आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि चौपर होता क्या है, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था चौपर और चॉम्पिंग के बारे में। ठीक, और पासा तो सभी लोग जानते हैं पासा कैसे खेला जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ के सबसे प्रिय देवता कौन थे? कहाँ के? सिंधु घाटी सभ्यता के, तो शिव थे। ठीक है, ये लोग शिव की पूजा करते थे। ठीक, अब देखिए, इनका पसंदीदा वृक्ष कौन सा था? तो ये था पीपल। किनका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ये। अब देखिए, इनका पसंदीदा जानवर कौन सा था? सांड था। ठीक है, अब देखिए, इनका पसंदीदा पक्षी कौन सा था? तो बत्तख था। ध्यान से ये सब चीज़ें देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। इनका आदरणीय नदी, ठीक, कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी। ठीक, चलिए ये आपको फिर हम अगले पेज पर ले चलते और बताते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज, ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता का समाज कितने भागों में बटा था? तो ये 4 भागों में बटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। और कौन कौन से ये लोग थे? पहले नंबर पे आते हैं विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पकार, चौथा श्रमिक। ठीक है, अब देखिए, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक चीज़ और है कि इसका सिंधु सभ्यता के पतन कैसे हुआ। ठीक, मन में तो ये सवाल आपके उत्पन्न हो ही रहा होगा, तो हम आपको बताते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखिए, इसके निम्नलिखित कारण हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग इसके प्रमाण दिए हैं, तो हमको बताते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण किसको माना जाता है? तो बाढ़ को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसको? बाढ़ को। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में उत्खनन से IIT खड़गपुर को, ठीक, कौन से? IIT खड़गपुर, ठीक है, जो इस टाइम में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ परिमाण मिला है। ठीक, जिस आधार पे कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? जलवायु था। ठीक, पहला कारण क्या था? तो पहला कारण ये था बाढ़, ठीक, और दूसरा था जलवायु। ठीक है, अब देखिए, फिर आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलते और बताते हैं। अब देखिए, अलग अलग विद्वान ने इसके पतन के अलग अलग प्रमाण दिए हैं, तो आपको बताते हैं। पहले नंबर पे आते हैं, देखिए पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे है गार्डन चाइल्ड एवं ब्लियर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? इसके पतन के कारण, किसके? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है, देखिए क्या बोले हैं? ब्राहा एवं आर्यों के आक्रमण से हुआ है। ठीक, ये इनका प्रमाण है। किनका? गार्डन चाइल्ड एवं ब्लियर का। ठीक, अब देखिए दूसरे नंबर पर आते हैं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं SR राव। देखिए इन्होंने पतन के कारण क्या बताया? केवल बाढ़ बताया है, वनली। ठीक है, क्या बताया है? केवल बाढ़ बताया है इन्होंने। अब देखिए अगले नंबर पे आते हैं आर्नस्टाइन एवं अमलानंद घोष। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने केवल जलवायु परिवर्तन बताया है। ठीक, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। अब देखिए आगे कौन है? MR साहनी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है भूतात्विक परिवर्तन एवं जल प्लावन, यानी ये भी किससे? ये भी बाढ़ से रिलेटेड थे। ठीक, अब देखिए आगे क्या है? जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल ने क्या बताया है? प्रशासनिक शिथिलता।
ठीक है, कौन सी? प्रशासनिक शिथिलता बताया इन्होंने। आगे देखिए लास्ट पे कौन है? KUR कैनेडी। ठीक, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है प्राकृतिक आपदा। ठीक, इसके अंतर्गत देखिए ये महामारी के बारे में बताया है। कौन सी महामारी थी? तो मलेरिया थी। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के लिए बन सकता है। ठीक है, देखिए फिर इसको रिपीट कर दे रहे हैं हम। पहले क्या बताया? पतन के कारण ब्राह्मण एवं आर्यों के आक्रमण, दूसरा बाढ़, तीसरा क्या है? जलवायु परिवर्तन, चौथा भी बाढ़ समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रशासनिक शिथिलता एवं प्राकृतिक आपदा यानी महामारी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का इन सब चीज़ों से यानी जो प्रमाण दिए हैं इससे ये पता लगाया जा सकता है कि या बाढ़ से या जलवायु परिवर्तन से या आक्रमण से या महामारी की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था या विनाश हुआ था। ठीक है, चलिए